26 नवंबर। और 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे इस संविधान को लिखने में। और यह संविधान लिखा भी गया उस दौर में जिस समय भारत धार्मिक आधार पर बंट चुका था और 800 सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम आजाद हुए थे। भाषाई आधार पर भी असमानता समाज में दिखाई दे रही थी। ऐसे दौर में बी.आर. अम्बेडकर और उनके साथियों के माध्यम से लिखा गया संविधान आज भी इस देश में पालन किया जा रहा है। और हम सभी यह मानते हैं कि जैसा संविधान 299 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा, उसका औचित्य इतना ज्यादा है कि आज भारत वर्ल्ड की सबसे स्टेबल डेमोक्रेसी में से एक माना जाता है। लेकिन इस संविधान में दो ऐसे शब्द ऐड किए गए जिसको लेकर विवाद बना रहा। बी.आर. अम्बेडकर का व्यू भी जानेंगे इन दोनों शब्दों को लेकर। यह शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में और इसको जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। यह दोनों शब्द थे सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इन दोनों शब्दों का अर्थ समझेंगे और जानेंगे क्या भारतीय संविधान इन दोनों शब्दों को जोड़ने से पहले सोशलिज्म और सेकुलरिज्म की फिलॉसफी का पालन नहीं करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, पहले बात करते हैं सोशलिज्म की और इसको समझते हैं और जानें कि आखिर सोशलिज्म शब्द जो है वो क्यों प्रयुक्त किया गया। इतिहास में चलते हैं, बात करते हैं 1750 के दौर की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में और सारी शक्तियां जो हैं इकोनॉमिक वो आ चुकी थी वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास और जो लेबर्स थे उनकी कंडीशन बड़ी खराब चल रही थी। इसी बीच में एक फिलोसफर कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक फिलॉसफी दी कम्युनिज्म की। उन्होंने कहा कि जो लेबर क्लास है वह लेबर क्लास रिवोल्ट करेगा अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके रिसोर्स को आपस में डिवाइड करके और सत्ता को नियंत्रित करेगा। ना कोई सरकार होगी और ना किसी व्यक्ति का शासन, समाज स्वयं शासन करेगा और रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसे नाम दिया गया कम्युनिज्म, या जिसे आप वामपंथ विचारधारा भी कह देते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों को यह समझ में आया कि बिना सरकार के हम कम्युनिज्म के प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। मतलब जनता रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वहां पे एनार्किज्म आ जाएगा। तो ऐसे में सरकार की अवधारणा आई और इस अवधारणा ने यह कहा कि सरकार का काम होगा सोशल वेलफेयर करना, जनता के बीच में समानता के भाव को लेकर आना। और जब यह आर्थिक समानता बन जाएगी तो इसे कहा जाएगा सोशलिज्म। तो सरकार एक ऐसी एंटिटी होगी जो कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों में बांट देगी। और इस विचारधारा को कहा गया सोशलिस्ट विचारधारा या सोशलिज्म प्रिंसिपल। अब यह विचारधारा सबसे पहले अगर पूरे विश्व में आई तो जहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले वह थी यूएसएसआर, जो कि आप रशिया जिसे कहते हैं। वहां पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। व्लादिमीर लेनिन ने वहां पर इस रेवोल्यूशन को लीड किया और वहां पे पहली बार सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, बोल्शेविक्स, इन्होंने वहां पर सरकार बनाई और व्लादिमीर लेनिन ने सोशलिज्म की पॉलिसी को वहां पर इंप्लीमेंट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया और वहां पे जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे उनको जितने रिसोर्स की आवश्यकता थी उनको देकर बाकी रिसोर्सेज को बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां से सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। भारतीय राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही और भारत के भी कई सारे राजनेता इस प्रिंसिपल का पालन करने लगे। और धीमे धीमे भारत की जो आजादी आंदोलन चल रहा था भारत का, उसमें कई सारे ऐसे नेता थे जो सोशल फिलॉसफी का पालन किया करते थे। इसमें सबसे बड़ा नाम था जवाहरलाल नेहरू का। वह सोशलिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी लोगों में रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे। और शायद इस वजह से उनके दौर में भारतीय जो राजनीति है और भारतीय आर्थिक तंत्र है वह सोशलिस्ट प्रिंसिपल की ओर इंक्लाइन करता हमें दिखाई दिया। अब जब भारतीय संविधान लिखा गया तो वहां पर के.टी. शाह और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में सोशलिज्म को लेकर बहुत तगड़ा डिस्कशन हुआ। बी.आर. अम्बेडकर सोशलिज्म के खिलाफ थे कि इसका मेंशन नहीं होना चाहिए भारतीय प्रस्तावना में। हमने कई सारे ऐसे प्रावधान कर दिए हैं जो सोशलिस्ट फिलॉसफी का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वह राज्य को यह निर्देशित करेंगे कि वह अपने राज्य में किस तरीके से समानता का भाव ला सकते हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 38, 39, 41, 43, 43 ए और 47 इसको ऐड किया गया और कहा गया कि इसके माध्यम से सरकार अपने राज्य में समाजवादी तत्व को आगे ला सकती है। लेकिन अगर भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया तो एक तरीके से आर्थिक रूप से हम बाइंड हो जाएंगे और जनता को वह अधिकार नहीं दे पाएंगे कि वह समाजवाद या पूंजीवाद में से किसी एक को चुन सके। और समाज में फिर इसको लेकर एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और तब भारत एक आर्थिक रूप से उभरता हुआ राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए केटी शाह और बी आर अम्बेडकर के डिस्कशन के दौरान बी आर अम्बेडकर सोशलिस्ट वर्ड को भारतीय संविधान में जोड़ने की खिलाफत कर रहे थे। उन्होंने उसको जोड़ा भी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल पहले से यहां पर समाहित है। तो भारतीय संविधान में सोशलिज्म वर्ड को ऐड नहीं करने का यह प्रमुख कारण था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और इस इमरजेंसी में उनकी क्रेडिबिलिटी गिरती चली गई, तब उन्होंने सोचा कि हमें भारत के लोगों के बीच में अपनी एक पॉजिटिव छवि लानी पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने ऐड कर दिया 2 वर्ड प्रस्तावना में। वैसे 4 वर्ड ऐड किए थे, पर जिसकी बात करें वह 2 वर्ड थे। एक था सोशलिस्ट और एक था सेकुलर। और उसके बाद कुछ ऐसे कार्य भी किए गए जो कि सोशलिज्म की फिलॉसफी को बढ़ाते दिखाई दिए। इसमें बैंक और इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया गया, आयात और निर्यात का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्रिवी पर्स को खत्म किया गया और अनाज को जनता के बीच में बांटने का भी प्रावधान किया गया। यह कुछ ऐसे काम किए गए इंदिरा गांधी के माध्यम से जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इस वजह से भारतीय इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई कि 1991 में भारत को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा और वहां से हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की ओर नहीं गए। वहां से हमने स्टार्ट कर दिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक मिक्स प्रिंसिपल दिखाई दिया। 1991 में उस दौरान सरकार थी नरसिम्हा राव की। उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत करी और वहां से भारत एक मिक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। तो ऐसे वर्तमान समय में आप भारत को एक कंप्लीट सोशलिस्ट स्टेट नहीं कह सकते। और जैसी राजनीति इस समय चल रही है, वह राजनीति भी और देश की वर्तमान स्थिति भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी अगर आप रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, वो भी इलॉजिकली। तो यह आती है सोशलिस्ट की बात, जहां पर बी आर अम्बेडकर भी इसकी खिलाफत कर रहे थे। अब बात करते हैं सेकुलर फिलॉसफी की। देखिए, जब सेकुलर वर्ड 1976 में ऐड किया गया तो उसमें हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो, धर्मनिरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष, इसको लेकर बहुत चर्चा हुई और तब हिंदी में पंथ निरपेक्ष शब्द का ऐड किया गया। याद रखिए, धर्म धर्म एक ऐसा शब्द है जो भारतीय संस्कृति में एक अलग तरह का तत्व लेकर आता है। धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। एक शिक्षक का धर्म होता है अपने विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देना। एक सरकार का धर्म होता है कि वह अपने देश की जनता के विषय में सोचे और उसके लिए कार्य करे। आप इससे निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? इसीलिए धारयति इति धर्मः के कॉन्सेप्ट के आधार पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को अलग रखा गया कि कोई भी सरकार धर्म से अलग नहीं हो सकती। हाँ, वह पंथ से, रास्ते से अलग हो सकती है कि उसको वह सभी पंथों को समान सम्मान दे, सभी पंथों के लिए समान रूप से कार्य करे, ना कि किसी एक पंथ को बढ़ावा देते हुए दिखाई दे। ऐसे में सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में लिखा गया, वह धर्मनिरपेक्ष ना होकर पंथ निरपेक्ष था कि हम धर्म मतलब अपना कार्य अच्छे से करेंगे, ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, पर हम किसी पंथ को फॉलो नहीं करेंगे। हम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म इसका पालन यहाँ पर नहीं करेंगे। हम इन सभी को समान रूप से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सेकुलरिज्म वर्ड को लेकर भी बी आर अम्बेडकर का साफ कहना था कि भाई देखिए, सेकुलरिज्म वर्ड को यहाँ पर ऐड करना गलत है। कारण यह है कि हमने फंडामेंटल राइट में ऐसे आर्टिकल्स ऐड कर दिए हैं जो कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। चाहे आर्टिकल 16 की बात करें, चाहे आर्टिकल 19 की बात करें, यह दोनों आर्टिकल यह प्रमोट करते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म प्रिंसिपल जो है वो प्रिवेल होता यहाँ पर दिखाई दे। ऐसे में स्पेशली इस वर्ड को यहाँ पर नहीं ऐड करना चाहिए।
लेकिन अब आप सोचिए कि वर्तमान राजनीति में सेकुलरिज्म को लेकर कितना विवाद होता है और उस दौर में जहां पर सेकुलरिज्म को लेकर विवाद हो रहा है, अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो फिर यूसीसी का पालन करने से आप क्यों डर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के नीति निर्देशक तत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि राज्य को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करे। तो अगर आप सेकुलर हैं तो यूसीसी आपको लाना पड़ेगा। ये दोनों एक ऐसे तत्व हैं जो साथ-साथ ही चल सकते हैं। यूसीसी को साथ रहना पड़ेगा। अलग-अलग अगर आप चाहें कि यह दोनों अलग-अलग स्थिति में रहें, कि सेकुलरिज्म रहे, यूसीसी ना रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। एक देश जो सेकुलर है, वहाँ पर ना माइनॉरिटी शब्द होना चाहिए और ना वहाँ पर यूसीसी की खिलाफत होनी चाहिए। दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। अगर आप सेकुलर हैं, तो माइनॉरिटी भी नहीं होगा और यूसीसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो यह केवल एक राजनीतिक तत्व था। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी और उस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही थी, उस क्रेडिबिलिटी को उन्हें वापस से रीगेन करना था। इस वजह से यह दोनों शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया और सोशलिज्म और सेकुलर वर्ड यहाँ पर ऐड किया गया। बिफोर 42nd अमेंडमेंट 1976 के पहले भारतीय प्रस्तावना थी, इंडिया इज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद बन गई इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो वह संविधान की प्रस्तावना में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दोनों वर्ड को जोड़ने की खिलाफत कर रहे थे। शायद इस वजह से जब उन्होंने संविधान लिखा तो उसकी प्रस्तावना में यह दोनों शब्द नहीं जोड़े गए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यह दोनों वर्ड किस परिस्थिति में ऐड किए गए, क्या इसकी इस समय उपयोगिता है, इस पर हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। बाकी अब शब्द ऐड कर दिए गए हैं, उसको हटाने का कोई मतलब नहीं है। कई बार कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ रह नहीं जाता, बस केवल वह दिखने के लिए वहां पर रह जाते हैं। इजाजत दो सुधांशु को। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।